So let's start with the next factor, that is the factor affecting the solubility of a solid. One factor we already did, that is the nature of solute and solvent. ठीक है कि solute और solvent के नेचर पे solubility कैसे डिपेंड करती है वो हमने पढ़ लिया है. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा किस पे, सॉल्युबिलिटी पे. तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट ऐसे होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है, और टेम्परेचर के घटाने पर क्या इफेक्ट होगा. तो देखिए कुछ सब्सटेंस आपके ऐसे रहेंगे जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा. जैसे कि अब मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का तो एग्जांपल दिया ही था, NaCl इन योर कॉमन सॉल्ट, कि उसको अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो घुलना बंद हो जाएगा नमक उसमें, फिर उसको आप पानी को थोड़ा सा गर्म करें तो वो दोबारा घुल जाएगा. यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है बढ़ जाती है. तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं, जैसे आपका NaCl है, KCl है, KNO3 है, NaNO3 है. ठीक है, इसमें रीज़न क्या होता है कि डिसोल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर सॉल्यूट घुलता रहता है अगर आपके सॉल्वेंट में, तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिसोल्यूशन. तो मतलब घुलने का प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है. एंडोथर्मिक मीन्स जो टेम्परेचर को फेवर करता है, उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो यानी जितना आप हाई टेम्परेचर करोगे उतनी सॉल्युबिलिटी इस केस में बढ़ेगी. ठीक है, तो इसको हमने कैसे शो कर दिया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट विल गिव यू द सॉल्यूशन. सो हीट इज़ बीइंग अब्जॉर्ब्ड, सो इट इज़ एंडोथर्मिक. ठीक है, नाउ अगर आप ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखें तो क्योंकि एक तरह का इक्विलिब्रियम बन रहा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम बताया था ना कि एक तो आपका डिसोल्यूशन होगा और दूसरा आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा. तो दोनों जो हैं दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ली चैटले प्रिंसिपल थोड़ा बहुत 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, कि ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपका टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है. ठीक है, तो यानी ये जो आपका यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं आप बोलेंगे, यहाँ तो एक तरह का आप फिज़िकल चेंज ही बोलेंगे. तो इस फिज़िकल चेंज के लिए पर्टिकुलरली क्या होगा कि आपका जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हाई टेम्परेचर को फेवर करेगा. अब इसका मैंने ग्राफ भी बना दिया है. जैसे नीचे आपने टेम्परेचर लिया एक्स एक्सिस पे, सॉल्युबिलिटी आपने लिया वाई एक्सिस पे. तो NaCl के लिए मैंने कर्व बनाया. देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरह के सब्सटेंस. उसके बाद दूसरी तरह के सब्सटेंसेस ऐसे आते हैं जिनमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घट जाती है. ऐसे भी होते हैं. ऐसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट. ठीक है, ये क्या है, Na2CO3.H2O. एक ये सब्सटेंस है. दूसरा है सीरियम सल्फेट. सीरियम सल्फेट में क्या होता है, CeSO4 होल थ्राइस. ठीक है, अब इन दोनों में क्या है आपका, दोनों में ही सब्सटेंसेस को अगर आप हाई टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होंगे, लो टेम्परेचर में उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी. अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है दैट डिसोल्यूशन हेयर इज़ एक्सोथर्मिक. ठीक है, यहाँ पर एक्सोथर्मिक है यानी हीट रिलीज होती है. जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को घोलते हैं तो यहाँ पर हीट निकलती है, सॉल्यूशन बनते टाइम हीट रिलीज होती है. सो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलिस प्रिंसिपल, अगर आपका एक्सोथर्मिक की अगर आप बात कर रहे हो तो एक्सोथर्मिक में आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट तभी होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर टेम्परेचर घटेगा. तो ये लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी घटती है. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सीरियम सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है. देखिए यहाँ पर मैं वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी पुट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर. तो सीरियम सल्फेट में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ कर्व आ रहा है, यानी सॉल्युबिलिटी घट रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. उसके बाद थर्ड केस हम ले लेते हैं ऐसे सब्सटेंसेस ना ही जिनमें बढ़ती है ना ही जिनमें घटती है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. कॉन्टिन्यूस का मतलब जैसे लगातार बढ़ते रहना टेम्परेचर साथ. सो दैट मीन्स इट इज़ दी व्हाट यू कैन से कॉन्टिन्यूस. यहाँ भी कर्व आपका कॉन्टिन्यूस है कि लगातार घट रही है, बट उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी. मतलब बीच में कुछ ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ पर आपका डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी. डिसकॉन्टिन्यूस क्या होते हैं,
देखिए ग्राफ आपको ग्राफ में बता देंगे। एक्चुअली इसमें इसका रीज़न क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों आती है, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कॉन्टिन्यूसली नहीं होते। इसका मेन कारण ये है कि वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाएगी, जो भी आप सॉल्यूट ले रहे हो ना उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, और जिस टेम्परेचर पे वो आपका जो सॉल्यूट है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसको आप उस टेम्परेचर को ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं, और उसको TC के साथ आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल, जैसे आपका सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O है, इसको अगर आप हीट करते हैं तो आपका Na2SO4 ही बन जाता है। ठीक है, ये कब बनेगा, अगर आप 32.4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ऊपर जाएगा। ठीक है, और अगर इस टेम्परेचर के बिलो रहेगा तो ये दोबारा से यही चीज़ बन जाएगा Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है, तो यानी यहाँ पे 32.4 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर है। ठीक है, तो यानी ये फॉर्म चेंज कर रहा है अपनी, अगर वो इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म के लिए देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से फिर थोड़ा ज़्यादा आप टेम्परेचर कर देंगे तो फिर वो घटना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या मतलब है, क्योंकि फॉर्म में चेंज आया है तो कर्व जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो नीचे, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है आपका। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो मैंने तीनों केस बता दिया आपको। सो दिस इज हाउ the effect of temperature is on solubility. Now comes the next topic, that is the solution of gases in liquid. इससे पहले आपने पढ़ा था जब सॉल्यूट जो था वो आपका सॉलिड था, उसको आपने एक सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में डाला था। ठीक है, तो उसमें आपने उसकी सॉलिबिलिटी को पढ़ा, उसके फैक्टर्स को पढ़ा कि अगर सॉलिड सॉल्यूट को आप लिक्विड सॉल्वेंट में डालते हैं तो कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही अब हम बात करने वाले हैं कि जो आपका गैस जो है वो यहाँ पर सॉल्यूट है और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है। तो गैस को अगर आप लिक्विड में डालते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी हम देखेंगे कि सॉलिबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं और फैक्टर्स उसको कौन से अफेक्ट करते हैं। तो नाउ सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है कि अब जब गैस की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम ही लेंगे, ऑफ कोर्स, सीधी सी बात है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, अब आप गैस की अगर वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अब वॉल्यूम चेंज होती है, गैस की जो वॉल्यूम है वो चेंज होती है। ठीक है, मास इसलिए नहीं हम लेते क्योंकि मास जो हो जाता है काफ़ी कम अमाउंट में होता है आपका। ठीक है, तो इसीलिए वॉल्यूम फिर भी गैस की ज़्यादा होती है। तो गैस के टर्म्स में मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ना बेटर रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो लेनी है आपको सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब में तो आप रख रहे हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे काफ़ी फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम को चेंज करते हैं। तो इसीलिए गैस की वॉल्यूम लेनी है आपने STP पे। STP मैंने शायद पहले भी बताया आपको, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो उतना अमाउंट वॉल्यूम ऑफ द गैस का जो कि डिज़ोल्व हो रहा है किस में, अब सॉल्वेंट का आपने यूनिट वॉल्यूम लेना है। यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्वेंट में जो कि लिक्विड है उसमें कितना गैस जो है, जो कि सॉल्यूट है आपका, कितना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस जो है उसमें डिज़ोल्व हो रहा है। और ध्यान रखिए ये जो गैस की जो वॉल्यूम है, ये आपकी वॉल्यूम उस अमाउंट की आपने उस गैस की आपने पहले ही देख ली हो कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर पे कितनी बनती है। ठीक है, तो ताकि आपका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, आपने उस गैस को डालते रहना उसमें लिक्विड में, ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना जाए, यानी वो और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व ना हो। So at that temperature and pressure of 1 atmosphere, so this is called the solubility of the gas। तो ऐसे solubility of gas को डिफाइन करते हैं। अब इसमें दो चीज़ मैं आपको और बता दूं, फिर आगे चलते हैं फैक्टर्स के साथ। एक होता है कंसनट्रेशन ऑफ गैस। सो कंसनट्रेशन ऑफ गैस को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं और इसको अल्फ़ा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वहीं अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की अब बात की जाए तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को ये तो बोल दिया आपका, जैसे कुछ वॉल्यूम लिया इतने वॉल्यूम में, और इसका एक और तरीका भी है इसको रिप्रेजेंट करने का गैस के लिए मोलैरिटी के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सॉल्यूट मतलब गैस का कितने नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व हैं 1 लीटर सॉल्वेंट में। ठीक है,
टू फॉर्म दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वैसे भी आप रिप्रेजेंट करके चल सकते हैं, तो मोलैरिटी की यूनिट बन जाएगी मोल्स पर लीटर, ठीक है। या मोल फ्रैक्शन में भी आप इसको रिप्रेजेंट करके चल सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। मोल फ्रैक्शन XA के साथ रिप्रेजेंट करेंगे आप गैस के लिए। तो इतना मैंने अभी आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। सो अभी हम पढ़ रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमें ज़रूरत क्या है, कि गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ऐसा है कि जैसे आपने काफ़ी सॉल्यूशंस ऐसे देखे हैं जहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमें जैसे कुछ चीज़ों का पता चलता है दैट वाई द एक्वाटिक लाइफ इज़ पॉसिबल और हाउ द एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ, ठीक है, कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो सांस किस तरह से लेते हैं। तो वाई इट इज़ देयर, वाई द एक्वाटिक लाइफ इज़ पॉसिबल, बिकॉज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर। एक तो वाटर आपका H2O मॉलिक्यूल होता है, वो मॉलिक्यूल वाली ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हम, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2 डिजॉल्व होती है इसमें, ठीक है। इसके कारण ही जो आपके एक्वेटिक लाइफ है वो पॉसिबल है। या फिर कहीं आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी होंगी, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है कि CO2 डिजॉल्व होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है उसमें, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, तो इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग के लिए वी मस्ट नो द सॉल्युबिलिटी दैट देयर इज सम सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड ऑल्सो, ठीक है। तो उसी के हम फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो अब आ जाइए फैक्टर पे। तो फैक्टर, दो फैक्टर तो सेम होंगे, जैसे आपने सॉलिड इन लिक्विड में पढ़े थे दो फैक्टर। एक तो था उसका नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर का इफेक्ट। तो वो दो फैक्टर्स तो आएंगे इसमें। तीसरा फैक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक और बताया था कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो भी आएगा, क्योंकि उसके चेंज होने पर भी गैस की वॉल्यूम चेंज होती है और जिससे सॉल्युबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, एक एक करके आपको सारे स्टेप्स पे मैं लेकर चलता हूँ। तो चलते हैं पहले फैक्टर के साथ, जो कि है नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। गैस मतलब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब ये गैस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे H2O2 N2, ये गैसेस जो हैं ये पानी में इतना ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं करती, बहुत ही कम मात्रा में डिज़ोल्व होती हैं। वहीं पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, HCl की बात की जाए, या अमोनिया NH3 की बात की जाए, तो वो हाईली सॉल्युबल होती हैं वाटर में। अब क्यों होती हैं ये, ठीक है। सो इसके लिए रीज़न यही है कि केमिकल सिमिलैरिटी होती है आपकी गैस की और सॉल्वेंट में, ठीक है। गैस में, गैस जो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट में केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं। क्या केमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं आप ये देख सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो, देखिए आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का यहाँ नेचर देखेंगे तो थोड़ा सा इनका नॉन पोलर नेचर है यहाँ पर। वहीं वाटर का जो नेचर है वो पोलर है। और जो आप HCl अमोनिया देखते हैं तो इनमें भी कुछ ना कुछ पोलैरिटी आती है, यानी कुछ ना कुछ जो है आपका डाइपोल मोमेंट आएगा। तो उसके कारण आप बोल सकते हो कि इसी सिमिलैरिटी के कारण जो गैसेस जो हैं आपकी, कुछ तरह की गैसेस कुछ तरह के सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होती हैं ज़्यादा हद तक, ठीक है। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा आप सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ के आए थे। अब टेम्परेचर का इफेक्ट भी काफ़ी हद तक वही है। मतलब आपको क्या देखना है कि ज़्यादातर केस में तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस घटती है टेम्परेचर बढ़ने से। एक दो एक्सेप्शंस हैं आपके, कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हमेशा। अब केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, एक्सेप्शंस तो आते हैं, बट जो मेजर ट्रेंड है इसका, मतलब जो ज़्यादातर या अधिकतर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस जो है वो क्या होती है आपका, गैस की सॉल्युबिलिटी घटती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक पे भी लिखा होता है कि अगर वो चिल्ड है तो आपको वो ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी, उसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर वो थोड़ी गर्म होगी, मतलब नॉर्मल होगी, तो उसका टेस्ट नहीं आता इतना अच्छा। क्यों? क्योंकि आपका जब टेम्परेचर कम रहेगा तभी सॉल्युबिलिटी रहेगी ना उसमें गैस की, तभी CO2 ज़्यादा होगा उसमें, और तभी आप उसको पिएंगे तो आपको टेस्ट भी आएगा। बट अगर वो थोड़ा सा गर्म होगा तो यानी वो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर गैस जो है वो ऐसे ही रिलीज़ हो जाएगी, तो आपको उसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा,
ठीक है। सो उससे आप लिंक कर भी चल सकते हैं इसको, यू कैन लिंक इट विद दैट, ठीक है। सो और अगर इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियस प्रिंसिपल, जैसे पीछे एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है, आपने इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है, तो टेम्परेचर को आपको घटाना पड़ेगा। या फिर कुछ एक्सेप्शन जो मैंने आपको बताए, जैसे कुछ आपकी गैसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन है या कुछ इनर्ट गैसेस आप लेकर चल सकते हो, जैसे कि हीलियम है। अगर इनको आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, अब एक्वस और नॉन एक्वस मैंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाने के टाइम पे आपको बताया था, एक्वस मतलब पानी के साथ हम रिलेट करते हैं। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस, ठीक है, अगर पानी के अलावा है तो नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल ले लिया, एसीटोन ले लिया, अगर इनमें आप इन गैसेस को डिज़ोल्व करते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, एक्सेप्शन है ये। तो ये आपको बता दिया। उसके बाद जो है आपको तीसरे पार्ट पे लेकर चलते हैं, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेनरी लॉ। बट हेनरी लॉ मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आपको, इसके बाद में आपको बताऊँगा, ये बताने के बाद, क्योंकि हेनरी लॉ का पूरा टॉपिक हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी के थ्रू आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, जैसे कंटेनर ले लिया, उस पर आपने एक पिस्टन लगाया, अब कंटेनर के अंदर क्या है, सॉल्यूशन भी रखा है और उसके ऊपर वो गैस भी है, वो गैशियस फेस में वो सॉल्यूट है जिसको आपको डिज़ोल्व करना है इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ऊपर से आपने वेट रखा, ठीक है, तो आपने कुछ ना कुछ वेट रख दिया। वेट का रखना यानी यू आर अप्लाइंग सम फोर्स पर यूनिट एरिया, सो इट मीन्स यू आर अप्लाइंग सम प्रेशर हेयर, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दोनों में सेम रहेंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा वॉल्यूम में है, ठीक है, गैशियस फेज की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा वॉल्यूम में। बट जैसे आपने ऊपर से वेट बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी प्रेशर को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी आपकी वॉल्यूम घट रही है, तो उसकी वजह से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं किसके, गैशियस फेज के, वो आपके ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन, इसकी सरफेस के साथ वो टकराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होंगे उनके जो हैं आपके एक तरह से सॉल्युबल होने के इन द सॉल्यूशन। सो आप क्या बोल सकते हो कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती क्यों है, बिकॉज नंबर ऑफ गैशियस पार्टिकल स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, हैंस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, अब आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ना, उनको एक बहुत ही हाई प्रेशर पे मतलब वो गैस को फिल करते हैं CO2 को, तभी तो आप ढक्कन जब खोलते हो तो एकदम से आवाज़ आती है ना, एक पॉप साउंड आती है, तो क्या होता है कि प्रेशर जो होती है आपका वो मतलब हाई प्रेशर पे उस CO2 गैस को उसके अंदर भरा होता है, तो जैसे आप उस प्रेशर को रिलीज़ करते हैं तो CO2 उसमें से निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आप उस बॉटल के ढक्कन को खोल के साइड में रख दें तो थोड़ी ही देर बाद जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो आपको जस्ट मीठा जो पानी है उसी का टेस्ट आने वाला है, CO2 का टेस्ट नहीं आता। क्योंकि प्रेशर को डिक्रीज़ आपने कर दिया तो वो सारी की सारी CO2 गैस उसमें से निकल गई, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप इसको रिलेट करके यू कैन स्टडी दिस इफेक्ट ऑफ प्रेशर।